गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम दीपक, मैं आपके अपने चैनल दीपक चहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम हिस्ट्री के 7th क्लास के हिस्ट्री के 2nd चैप्टर का 2nd पार्ट लेके आए हैं। इसके अंदर हम चोल राज्य के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम ओरियर टू तंजौर की जो ओरियूर जगह थी वहाँ से तंजौर तक का सफ़र किस तरह से किया चोल्स ने। ठीक है, ओरियूर क्यों? क्योंकि ओरियूर चोल्स की पहली जब उनकी वेव आई थी, आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों, जो चोल शासन है वो 2 बार विकसित हुआ था। पहले जो हुआ था वो 2nd सेंचुरी के अंदर हुआ था, और जो सेकंड हुआ था वो 8th और 9th सेंचुरी के आसपास हुआ था। ठीक है, तो पहले जो उनकी राजधानी थी, जो कैपिटल सिटी थी, वो ओरियूर थी। ठीक है, तो हमें ये देखना कि ओरियूर से तंजावर तक का उनका जो सफ़र था वो किस तरह से हुआ। हाउ डिड द चोल्स राइज टू पावर? किस तरह से जो चोल थे वो सत्ता में आए। अ माइनर चिफ्टी फैमिली नोन एज द मोटियार होल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा, कि एक जो छोटी सी फैमिली थी, मोटियार नाम था उस फैमिली का, वो कहाँ पर पावर गेन कर रही थी? जो कावेरी नदी का डेल्टा था उसके अंदर। दे वर द सबॉर्डिनेट ऑफ पल्लव किंग्स ऑफ कांचीपुरम, जो कांचीपुरम के पल्लव वंश था उनके सबॉर्डिनेट थे। सबॉर्डिनेट का मतलब पता है ना बच्चों, सामंत थे उनके। ठीक है, ये उस एरिया की बात हो रही है जहाँ पर कौन थे? चीफ मोटियार वंश के लोग थे। ठीक है, उन्हीं को हराया था चोल्स ने। चोल्स चीफ कौन थे? विजयालय। ठीक है, विजयालय आदमी का नाम है, इसको प्लेस से कंफ्यूज मत कर देना बच्चों। ठीक है, विजयालय हु बिलोंग्स टू द एंशियंट चैफ्टियन फैमिली ऑफ चोल्स फ्रॉम ओरियूर। विजयालय कौन थे? जो एंशियंट चोल मैं अभी बता रही थी, जो 2nd सेंचुरी के अंदर थे, उनके चीफ थे, उनके एंसेंटर्स थे, उनके सक्सेसर थे। उसके बाद जो उनके वंशज आए उनमें से थे, जो कहाँ से बिलोंग करते थे? ओरियूर से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो दोबारा से देखो बच्चों, विजयालय कौन थे? एंशियंट चैफ्टियन फैमिली जो चोल्स की थी उससे बिलोंग करते थे, उनके सक्सेसर थे ओरियूर में जो थे। ठीक है, ओरियूर जगह का नाम है। कैप्चर द डेल्टा फ्रॉम द मोटियार इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के मिडल में उन्होंने मोटियार्स का कौन सा कैप्चर था एरिया? कावेरी डेल्टा वाला जो रीजन था उसको कैप्चर कर लिया था। चोल चीफ कौन था? विजयालय। ठीक है, ही बिल्ट द टाउन ऑफ तंजौर एंड अ टेम्पल ऑफ गॉडेस नुसिम्बनी देवी देयर, कि उन्होंने क्या किया? वहाँ पर एक नई कैपिटल बनाई जिसका नाम तंजावुर रखा, और उनकी वहाँ पर एक गॉडेस का टेम्पल बनाया जिसका नाम क्या था? निसुम्बसुदिनी देवी। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने बहुत भव्य मंदिर बनाया था। द सक्सेसर ऑफ विजयालय कॉन्स्क्यूअर्ड नेबरिंग रीजन, जो उनके सक्सेसर हुए, उनके जो वंशज हुए, उन्होंने आसपास के एरिया में जो उनके पड़ोस के एरियाज थे उनको कैप्चर कर दिया, उनको विजय कर लिया। एंड द किंगडम ग्रो इन साइज एंड पावर, और जो उनका राज्य था वो साइज के अकॉर्डिंग भी और पावर के अकॉर्डिंग भी बढ़ता रहा। द पांडे एंड द पालव टेरिटरी ऑफ द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड अ पार्ट ऑफ दिस किंगडम। जो पालव वंश था, पालव वंश के अंडर कौन थे? सामंत कौन थे? मोटियार्स थे। उन्हीं मोटियार्स को चोलों ने हराया था। ठीक है, पहले उन्होंने मोटियार्स को हराया, उसके बाद जो उनके हेड थे, पालव थे, उनको हराया, और इसी तरह से राष्ट्र जो पांडे थे उनको भी हराया। जो साउथ के अंदर कौन थे? पांडे थे, और नॉर्थ के अंदर क्या थे बच्चों? पालव थे। तो इस तरह से उन्होंने अपना जो किंगडम था उसको एक्सपेंड किया। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं बच्चों, उनके सक्सेसर कौन थे? उनके वंशज कौन थे विजयालय के? राजा राज फर्स्ट जो उनके सक्सेसर थे, उन्होंने क्या किया? कंसीडर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर, उनको सबसे पावरफुल चोला रूलर माना जाता है। बिकम किंग इन 985 के अंदर वो किंग बने थे। एंड एक्सपेंड कंट्रोल आवर मोस्ट ऑफ दीज एरिया, लेकिन उन्होंने क्या किया? बहुत बड़े एरिया पर कैप्चर कर लिया, उन्होंने अपना राज्य बहुत एक्सपेंड कर लिया। ही आल्सो रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, उसको एक अच्छा संचालक भी माना जाता है उनके एम्पायर का। राजा राज का सन कौन था? राजेंद्र फर्स्ट कंटिन्यू हिज पॉलिसीज एंड इवन रेडेड द गंगा वैली। उन्होंने क्या किया? जो इनकी एक्सपेंड करने की पॉलिसी थी उसको कंटिन्यूस रखा,
और उन्होंने गंगा वैली के ऊपर भी रेड किया, वहां पर भी विजय प्राप्त की। और कहां पर? श्रीलंका के अंदर। एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी उन्होंने बहुत सारे देश थे जहां पर उन्होंने क्या किया? अपना अधिकार जताया। ठीक है। डेवलपिंग अ नेवी फ्रॉम दिस एक्सपेंडिशन, और इसके लिए उन्होंने क्या किया? एक अच्छी नेवी का गठन किया, एक अच्छी नौसेना का गठन किया, जिससे आसपास की, क्योंकि साउथ का एरिया है, साउथ के आसपास तो हमें अगर किसी देश के ऊपर हमला करना है, किसी राज्य के ऊपर हमला करना है, तो हमारा नेवी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ समुद्र लगता है, हमें समुद्र को क्रॉस करके ही एक्सपेंडेशन करना होगा अपना, जिस तरह से चोलों ने किया। कहाँ पर? श्रीलंका के अंदर। और भी बहुत सारे साउथ ईस्ट कंट्री थे जिन पर इन्होंने अधिकार किया। अब इनकी विशेषताओं के बारे में बताया जा रहा है। इनके टाइम के अंदर कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी होती थी उसके बारे में बताया जा रहा है। स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्राउन्ज स्कल्पचर, कि जो कांस्य की मूर्तियाँ थी और जो बड़े बड़े मंदिर होते थे। स्प्लेंडेड का मतलब क्या होता है? शानदार। जो उस टाइम के शानदार मंदिर थे उनके बारे में बताया है। चोलों के मंदिर आज भी अगर आप देखते हो तमिलनाडु की तरफ, तो चोलों द्वारा बने हुए मंदिर आज भी एज इट इज़ हैं। ठीक है। तो उस टाइम उनकी जो मेथड था बनाने का बहुत शानदार था बच्चों, दुनिया में कहीं पे भी नहीं था ऐसा। ठीक है। द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजौर एंड गंगकोंड चोलमपुरम। गंगकोंड चोलमपुरम का मतलब क्या होता है बच्चों? एक जगह का नाम है। जब गंगा को विजय किया गया था तो उस जगह को नाम दिया गया था गंगा के नाम से, गंगकोंड चोलमपुरम, मतलब गंगा के ऊपर राज करने वाले चोलों की राजधानी। ठीक है। वैसे राजधानी नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने आप को शो करने के लिए पुरम लगा देते थे, मतलब जहां हम रहते हैं, जहां चोल जिन्होंने गंगा को विजय किया है वो रह रहे हैं, उस जगह को गंगकोंड चोलमपुरम कहा जाता था बच्चों। ठीक है। बिल्ट बाय राजाराज एंड राजेंद्र, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर मार्वल्स। उनके अंदर मूर्ति कला की दृष्टि से और स्थापत्य कला की दृष्टि से वो क्या लगते हैं बच्चों? एक मार्वल लगते हैं, एक चमत्कार लगते हैं। ठीक है। चोल टेम्पल्स ऑफन बिकम द न्यूक्लियो ऑफ सेटलमेंट विच ग्रो अराउंड देम। जो चोल टेम्पल थे वो कई बार उनके आसपास क्या हो जाता था? वो केंद्र बन जाते थे उनके आसपास की सेटलमेंट्स के लिए। दीज वर सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूस। ये किस चीज़ के सेंटर बनते थे? क्राफ्ट प्रोड्यूस, जो भी मूर्ति कला, जो शिल्प कला होती थी उसके। टेम्पल्स वर आल्सो एंडोर्ड विद द लैंड बाय द रूलर। और जो टेम्पल्स थे उनको क्या दिया जाता था? भूमि दे दी जाती थी। किसके द्वारा? रूलर्स के द्वारा। एंड एज वेल एज बाय अदर्स, बाकियों के द्वारा भी दान में टेम्पल्स के लिए भूमि दे दी जाती थी, जैसे आजकल भी दे देते हैं बच्चों, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड, और इस लैंड से जो प्रोड्यूस होते, जो चीज़ें मिलती, उनको क्या करते? वेंट टू मेंटेन ऑल द स्पेशलिस्ट हु वर्कड एट द टेम्पल। वो उन चीज़ों को मेंटेन करती, उन लोगों का सर्वाइवल करती जो स्पेशलिस्ट कहाँ पर रह रहे थे? मंदिर के पास रह रहे थे या मंदिर के अंदर रह रहे थे। एंड वेरी ऑफन लिव्ड नियर इट, और कई बार इसके आसपास रह रहे थे। जैसे हम देखते हैं वो कौन से पर्सन होते थे बच्चों? प्रीस्ट्स, गार्लैंड मेकर्स, कुक, स्वीपर, म्यूजिशियन एंड डांसर एटसेट्रा। ये सभी जो होते थे जिनके प्रोफेशन मंदिर से जुड़े होते थे। तो मंदिर के आसपास की जितनी ज़मीन होती थी, जो राजा या बाकी लोग मंदिर को देते थे, उससे जितना भी प्रोड्यूस आता था उनसे इनका भरण पोषण होता था, इनको सैलरी दी जाती थी, इनको प्रोड्यूस के रूप में भी सैलरी दी जाती थी और वैसे भी दान दे दिया जाता था। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में अगर हम देखते हैं, टेम्पल्स वर नॉट ओनली द प्लेस ऑफ वर्शिप, कि टेम्पल सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था। दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल एज। वो हब थे एक तरह से किस चीज़ के? इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल लाइफ के उस टाइम की। ठीक है। ऑलमोस्ट द क्राफ्ट एसोसिएटेड विद टेम्पल्स, और सारे के सारे जितने आसपास के क्राफ्ट थे वो किससे जुड़े होते थे बच्चों? वो इन मंदिरों के साथ जुड़े होते थे। ठीक है। तो हम देखते हैं बच्चों, द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेज वर द मोस्ट डिस्टिंक्टिव। इनमें से जो प्रतिमा बनाने का काम था वो सबसे विशिष्ट था।
डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है बच्चों, जो दूसरों से बिल्कुल अलग हो, जो विशिष्ट हो, ठीक है। चोलाज ब्रॉन्ज इमेज आर कंसिडर्ड अमंगस्ट द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। जो चोलों के टाइम में बनी हुई हमारे पास कांस्य मूर्तियां हैं वो दुनिया में सबसे फाइन मानी जाती हैं, सबसे अद्भुत मानी जाती हैं। वाइल मोस्ट इमेज आर वर्क ऑफ डाइटी, इनमें से मोस्टली जो इमेज हैं वो किसकी हैं, डाइटीज की हैं। डाइटीज कौन होते हैं बच्चों, भगवानों की हैं, ठीक है। समटाइम इमेज वर मेड ऑफ डाइटी एज वेल एज, और साथ साथ कई बार किसकी इमेज हो जाती हैं, जो पूजा करते हैं, जो भक्त होते हैं, उनकी भी इमेज हमें मिल जाती हैं, ठीक है। ये है उनके मंदिरों की बात, ये है उनके स्कल्पचर की बात, जिस तरह की उनकी कांस्य मूर्तियाँ होती थी उनकी बात। अब हम उनके मैनेजमेंट को देखते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं कि किस तरह से वो एग्रीकल्चर और इरिगेशन को, क्योंकि आप लोगों को पता है बच्चों कहाँ पे था चोल वंश, कावेरी नदी के डेल्टा के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पर फर्टाइल लैंड तो वैसे ही होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर तक इरोड करके चीज़ों को लाया जाता है, तो जो डिपॉजिट होता है वो फर्टाइल होता है बच्चों, ठीक है। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर एग्रीकल्चर और इरिगेशन के लिए एक मेथड अपनाया, वो हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। मैनी ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द चोला वर द मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। बहुत सारी ऐसी उपलब्धियाँ थी चोलों की, जो किसके माध्यम से हुई थी, नया नया जो विकास हो रहा था कृषि के अंदर, उसके माध्यम से हुई थी। लुक एट मैप 2 अगेन, 2 नंबर का जो मैप था उसे दोबारा से देखो। नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांच ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल कैनाल्स बिफोर एम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। आप नोटिस करोगे कि जो कावेरी नदी है वो बहुत सारे ब्रांचेज में बढ़ जाती है, छोटी छोटी कैनाल्स में बढ़ जाती है, जब वो बे ऑफ बंगाल में एम्प्टी होने से पहले, वहाँ पर खाली होने से पहले, मतलब उसमें मिलने से पहले, ठीक है। दीज कैनाल्स ओवरफ्लो फ्रिक्वेंटली, और ये कैनाल जो थी फ्रिक्वेंटली वो ओवरफ्लो हो जाती थी, फ्लड की सिचुएशन हो जाती थी, ठीक है। डिपोजिंग फर्टाइल सोइल इन देयर बैंक, और उनके बैंक के ऊपर फर्टाइल सोइल को डिपॉजिट कर देती थी। वाटर फ्रॉम द कैनाल एज प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर। जो कैनाल्स थी उनके अंदर जो पानी जाता था वो नेसेसिटी, जो मॉइस्चर था वो प्रोवाइड करता था एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। पर्टिकुलरली द एग्रीकल्चर ऑफ राइस, और पर्टिकुलर अगर एक क्रॉप की हम बात करें तो किसके लिए बच्चों, राइस की जो क्रॉपिंग होती थी उसके लिए मॉइस्चर प्रोवाइड करता था कैनाल्स का पानी, ठीक है। थ्रू एग्रीकल्चर, although agriculture had developed earlier in their other part of तमिलनाडु, यहाँ हम अगर तमिलनाडु के बाकी पार्ट्स की बात करें तो वहाँ पर क्या हो गया था बच्चों, वहाँ पहले से ही कृषि विकसित हो चुकी थी, एग्रीकल्चर डेवलप हो चुका था। इट वाज ओनली फ्रॉम द 5th and 6th सेंचुरी, ये 5वीं और 6ठी शताब्दी की बात है, दैट द एरिया वाज ओपन फॉर अ लार्ज स्केल कल्टिवेशन। उस टाइम क्या हुआ, इस एरिया को खोल दिया गया एक बड़े स्केल पर कल्टीवेशन के लिए। बड़े स्केल पर कल्टीवेशन किस तरह से करेंगे बच्चों, जैसे पहले वहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट थे, उनको क्लीन कर दिया गया और वहाँ पर क्या किया जाने लगा, एग्रीकल्चर किया जाने लगा, ठीक है। फॉरेस्ट हैड बीन क्लियर इन द सम रीजन, बहुत सारे रीजन्स के अंदर फॉरेस्ट को क्लीन कर दिया गया। लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन अदर एरिया, और दूसरे एरियाज के साथ जो लैंड का लेवल था वो मैच कर दिया गया, मतलब एक जैसी कर दी गई, समतल कर दी गई भूमि। इन द डेल्टा रीजन, डेल्टा रीजन के अंदर एम्बार्कमेंट हैड टू बी बिल्ट टू प्रिवेंट, जो एम्बार्कमेंट का क्या मतलब होता है बच्चों, जो कृत्रिम रूप से हम बैंक बनाते हैं, जो किनारे बनाते हैं उनको हम एम्बार्कमेंट कहते हैं, ठीक है। उनको बनाया गया, कृत्रिम रूप से किनारों को बनाया गया, नदी के किनारों को, क्यों, ताकि प्रिवेंट किया जा सके, ताकि रोका जा सके फ्लड को। फ्लड आने से तभी रुकेगी ना जब साइड में किनारे होंगे, ठीक है। एंड कैनाल्स हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू द फील्ड, और कैनाल्स बनाई गई जिसके द्वारा क्या हो सके, पानी को फील्ड तक पहुंचाया जा सके। अगर कैनाल होगी तो रिसाव बहुत कम होगा और फील्ड तक आराम से पानी जा सकेगा, ठीक है। इन मैनी एरिया 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ ईयर, कि बहुत सारे ऐसे एरिया भी थे जहाँ पर साल में 2 खेती ली जाती थी। अगर आप नॉर्थ पार्ट की बात करो इंडिया के,
तो 1966 के बाद ही हमारा देश एबल हुआ है कि हम 2 क्रॉप लें। इवन आज के दिन भी अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर 1 क्रॉप ही उगाई जाती है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सी वो क्रॉप होती है जो साल में एक बार ही ग्रो की जाती है, अगर हम ड्राई एरिया की बात करें तो, ठीक है। इन मैनी केसेस इट वाज नेसेसिटी टू वाटर क्रॉप आर्टिफिशियली। कई जगह पर ये नेसेसिटी हो जाती थी, ये आवश्यकता हो जाती थी कि क्रॉप को किस तरह से आर्टिफिशियली रूप से पानी पहुंचाया जाए। ए वैरायटी ऑफ मेथड वर यूज्ड फॉर इरिगेशन, और इरिगेशन के लिए क्या किया जाता था, बहुत तरह के मेथड्स को यूज किया जाता था। इन सम एरिया वाल वर डिग, कई जगह पर वाल डिग किए जाते थे, जो कुएं हैं वो खोदे जाते थे। इन अदर प्लेसेज ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर, जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट करने के लिए बड़े बड़े टैंक्स बनाए दिए जाते थे। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क रिक्वायर्ड प्लानिंग, लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि जो इरिगेशन का काम होता है, जो सिंचाई का काम होता है, उसको बहुत ही प्लानिंग के साथ करना पड़ता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग लेबर, और उनके लिए संगठित लेबर की ज़रूरत होती है। एंड रिसोर्सेज, और रिसोर्स की ज़रूरत होती है। मेंटेन दीज वर्क्स एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर टू बी शेयर, इन सबको तो मेंटेन करना ही होता है। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि जो पानी है उसका कितना शेयर किसको मिलेगा, मतलब हमें ये भी श्योर करना होगा कि हर फील्ड के पास पानी जाए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेज टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज़, बहुत सारे नए नए जो राजा थे और जो पीपल होते थे जो गांव के अंदर रहते थे, वो इसमें एक्टिवली प्ले करते थे अपना रोल, और इस इंटरेस्ट को इसलिए अचीव करते थे ताकि वो इन एक्टिविटीज़ को कर सकें। उनकी कौन सी एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे मेंटेन करना इरिगेशन को, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, ये हमने क्या देखा बच्चों, कृषि और सिंचाई के बारे में देखा कि किस तरह से एग्रीकल्चर हो रहा था, किस तरह से इरिगेशन हो रहा था। अब हमें क्या देखना है, अब हमें एडमिनिस्ट्रेशन देखना है कि एम्पायर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चल रहा था, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे देखते हैं हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज, कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो था चोलों का उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट नोन एज उर, जो सेटलमेंट थी पीजेंट्स की उसको किस नाम से जाना जाता था बच्चों, इम्पोर्टेंट है, उनको किस नाम से जाना जाता था, उर के नाम से जाना जाता था। बिकम प्रोस्पेरियस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर, वो प्रोस्पेरियस होती चली गई, वो कैसी होती चली गई, समृद्ध होती चली गई, किसके साथ, जब इरिगेशन को बढ़ाया गया एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। ग्रुप ऑफ सच विलेज फॉर्म्ड लार्ज यूनिट कॉल्ड नाडू, जो छोटे छोटे उर थे, उर मतलब विलेज थे, सेटलमेंट थी, उनके ग्रुप को क्या बोला जाता था बच्चों, नाडू बोला जाता था। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू हैज सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्स, जो नाडू होता था उसके पास बहुत तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते थे जो उन्हें करने होते थे, जैसे जस्टिस को बनाए रखना और जो टैक्स है उसको कलेक्ट करना, ठीक है। मे भी यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करना मत भूलना बच्चों, ठीक है। रिच पीजेंट ऑफ वेलाल, रिच पीजेंट्स ऑफ वेलाल कास्ट, जो वेलाल कास्ट होती थी उसके रिच पीजेंट्स होते थे जो अमीर कृषक होते थे। एक्सरसाइज कॉन्फिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ नाडू, उनका बहुत प्रभाव होता था नाडू के अफेयर्स में, नाडू के कामों में। अंडर द सुपरवाइजर ऑफ द सेंट्रल चोल गवर्नमेंट, जो किसके अंडर में होती थी, जो सेंट्रल चोल गवर्नमेंट होती थी। सेंट्रल का मतलब उस टाइम उस एरिया में जो सबसे बड़ी गवर्नमेंट होती थी चोल गवर्नमेंट, उसके अंदर जो नाडू होते थे उनके अंदर जो रिच पीजेंट होते थे किस जाति से, वेलाल, उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता था बच्चों, ठीक है। द चोल किंग गिव सम रिच लैंडलॉर्ड टाइटल लाइक मूंडलेस्वम, उन्होंने क्या किया था, एक बहुत बड़े बड़े टाइटल दिए थे, जिसमें एक जो फेमस टाइटल था वो क्या था बच्चों, मुवंद वेलन। मुवंद वेलन का मतलब क्या होता है
3 राजाओं की सेवा करने वाला। ए वेलन, वेलन का मतलब क्या बताया था बच्चों, वेलाल कास्ट से जो होते थे उन्हीं को वेलन बोला जाता था, ठीक है। अब वेलन और पीजेंट, वही पीजेंट भी होते थे बच्चों, ठीक है। पीजेंट सर्व 3 किंग, जिसने 3 किंगों की सेवा की हो। 3 किंग आप बता सकते हो कौन से, अगर बता सकते हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना बच्चों, ठीक है। एरियार क्या होते थे, एरियार चीफ को बोला जाता था बच्चों, मतलब एक उपाधि क्या थी, एक जो फेमस उपाधि थी वो थी मुवंद वेलम, और जो सेकंड थी वो क्या थी, अरियार थी। अरियार भी एक उपाधि होती थी और ये भी एक उपाधि होती थी, ठीक है। एज मार्कर्स ऑफ रिस्पेक्ट, ये किसका मार्क होती थी, ये किसका क्या किस तरह से दिखाई देती थी, रिस्पेक्ट का मार्क होती थी बच्चों ये, ठीक है। एंड अनट्रस्टेड them with important official of the state at the center, और एक ट्रस्ट का शो होती थी कि ये ट्रस्ट कर रहे हैं, मतलब ये ट्रस्ट के लायक लोग हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट ऑफिसेज हैं उसके अंदर, ठीक है।